हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए के बाद में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एमए प्रथम वर्ष का फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है एमए की सोशियोलॉजी। तो आज से हम इसका पूरा कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं आपकी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला चैप्टर है एमए सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक क्या है कि अगस्ट काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत। अगस्ट काम्टे ने विश्व को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया कि किस किस तरह से विश्व का विकास होता गया है, मनुष्य सामाजिक रूप से विकसित होता गया है, माइंडसेट के रूप से विकसित होता गया है। तो उसका 3 स्तरीय उन्होंने सिद्धांत दिया है कि कैसे कैसे समाज विकसित होता गया है। तो इसका इन्होंने सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगस्ट काम्टे ने आखिर वो कौन सा सिद्धांत दिया था जो इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, वो कैसे कैसे क्या था उस सिद्धांत में, उन्होंने किस किस चीज के बारे में बात किया है, इन सभी चीजों के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगस्ट काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है ये बहुत विशिष्ट स्थान रखता है समाजशास्त्र में और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में ये बहुत विशिष्ट योगदान देता है। ये जो इन्होंने ये त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था ये केवल 24 ईयर्स के थे अगस्ट काम्टे, तभी उन्होंने इस सिद्धांत को दिया हुआ था। इससे आप समझ सकते हैं अगस्ट काम्टे किस तरह के विद्वान थे, किस लेवल के विद्वान थे। उन्होंने 24 ईयर्स की आयु में ही इस तरह का सिद्धांत दे दिया था। अगर इस सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करें, डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू देने की कोशिश करें। इन्होंने कहा है कि समाज जैसे पुराने समय से स्टार्ट हुआ तो समाज ने जहां जिस टाइम पर जिस चीज को देखा उसने हर चीज के होने के पीछे एक कारण ढूंढने की कोशिश किया कि इसके पीछे क्या कारण है। और शुरुआत में मनुष्य ने सोचा कि जो भी काम हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है, नेचुरल देखा, अपने आसपास के समाज को देखा, अपने आसपास के प्राकृतिक चीजों को देखा, तो उन्होंने सोचा ये जो चीजें हो रही हैं इन चीजों के पीछे कोई ना कोई है, कोई इंसान है या कोई दैहिक प्राणी है जो इस चीज को कर रहा है, जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, जो इन सब कामों को कर रहा है। तो इस तरह के माइंडसेट से मनुष्य की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। मनुष्य ने इस चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में इस तरह से सोचना स्टार्ट किया। तो ये था पहला स्तर, जिसको हम धार्मिक स्तर भी कह सकते हैं कि धार्मिक स्तर की ये जो हो रहा है इसमें ये पूछे कोई शक्ति है, कोई पावर है जो ऐसा कर रही है। और इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा स्तर तात्विक स्तर, जिसमें क्या कहा गया कि इन जो चीजों हो रही है सारी चीजों के पीछे कोई एक शक्ति है जो अमूर्त पावर है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। कोई ऐसी पावर है जो अंतरहीन है, जो किसी के बॉडी से रिलेट नहीं करती है, यानी किसी बॉडी में रह करके, किसी प्राणी में रह करके वो काम नहीं कर रही, या वो पावर किसी बॉडी में नहीं आए, बल्कि वो अमूर्त है, वो तात्विक है, जो हर तत्व में फैला हुआ है, हर तत्व की तरफ वो गया हुआ है वो शक्ति। तो इस तरह से ये दूसरा विचार आया सामने। और इसके बाद तीसरा स्तर आता है वैज्ञानिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर, जिसमें क्या होता है किसी भी चीज के बारे में लोग फैक्ट्स के रूप में जानना शुरू कर देते हैं, विज्ञान के रूप में जानना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इनका अगस्ट काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत यही था। अब आइए इस सिद्धांत को हम डिटेल में जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम पूरा आपको डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। देखिए, तो अगस्ट काम्टे ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया, इसमें पहला सिद्धांत उनका था, पहला स्तर उनका था धार्मिक स्तर। धार्मिक स्तर, धर्म के मामले में लोग की शुरुआत जब हुई तो उन्होंने हर एक चीज को धार्मिक एंगल से ही देखना स्टार्ट किया। तो धार्मिक स्तर में पहला धार्मिक स्तर भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है जीवित सत्तावाद। धार्मिक स्तर यानी किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति को सोचना कि कोई व्यक्ति है, कोई बॉडी है जिसके बॉडी में ये चीजें हो रही हैं। इसके 3 स्तर थे। पहला था जीवित सत्तावाद, यानी कि कोई जीवित बॉडी है जिसके अंदर वो पावर्स है, जो ये चीजें, ये काम जो हमारी पृथ्वी में, हमारे नेचर में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारा चीज कोई जीवित व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है। ऐसे पहली धारणा हुई कि कोई जीवित व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी पावर्स है जो ये सारी चीजें कर रहा है। कहीं से झरना अगर गिर रहा है तो ये झरने को गिराने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे कोई मनुष्य है उसके अंदर कोई पावर आ गई हो, ऐसा माना जाता था कि जीवित सत्तावाद है कोई। और इसके बाद दूसरा भाग आता है इसमें बहुदेवत्ववाद, यानी कि जब इस तरह से हुआ कि कोई प्राणी है जो इस प्राणी को कर रहा है, तो कहा कि दुनिया में इतने सारे काम हैं, कहीं पर झरने गिर रहे हैं, कहीं पर बादल टकरा रहे हैं, कहीं पर सूरज निकल रहा है, कहीं चांद निकल रहा है, कहीं पर प्राकृतिक चीजों में अपने आप ग्रोथ हो रही है, कहीं नदियां बह रही है, कहीं बड़ा सा समुद्र है, कि सारा कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना कर पाएगा। हाँ, ऐसे मतलब माइंडसेट इस तरह से ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ कि इतनी सारी काम हो रहे हैं पृथ्वी पर हमारे, कोई एक व्यक्ति के अंदर अगर ऐसी पावर होगी तो क्या वो ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारा लोग चाहिए। तो इसी से आया बहुदेवत्ववाद का सिद्धांत, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे देवी देवता आने लगे सामने कि ये काम हो रहा है, जल में हो रहा है, समुद्र में हो रहा है, जल के देवता हो गए, अग्नि हो रहा है, आग है, आग के देवता हो गए, वायु है, वायु के देवता हो गए। इसी तरह से क्या हुआ, बहुदेवत्ववाद की प्रथा चलने लगी। लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मान ले कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काम, अलग अलग चीजों पर
वहां पर अद्वैत रूप से, यानी कि जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन वो चीजें किसी प्राणी को, एक व्यक्ति है जिसको अलग अलग काम दे दिया गया है, जो अलग अलग चीजों पर, अलग अलग कामों पर हैंडल करते हैं, तो इससे बहुदेवत्ववाद की कॉन्सेप्ट सामने आया। इसके बाद आइए बढ़ते हैं, तीसरा जो धार्मिक स्तर था वो था अद्वैतवाद। यानी कि जब बहुत सारे देवी देवता हो गए तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कि इतने सारे देवी देवता हो गए, अब किस किस की पूजा करें, लाखों देवी देवता हो गए, हर एक काम के लिए एक एक अलग अलग देवी देवता, तो इससे भी लोगों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया, यार इतना सारा देवी देवताओं की पूजा करने बैठेंगे तो सारा जिंदगी तो इसी में निकल जाएगा। तो लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं अद्वैतवाद, यानी कि ये सारा काम एक ही ईश्वर कर रहा है, यानी कि एक ही ईश्वर में, यानी कि ये सारा काम क्या हो रहा है, उसी के अंदर हो रहा है, यानी कि सब जितने भी हैं सब क्या है, एक ही ईश्वर है। तो इस तरह से अद्वैतवाद, यानी कि द्वैत नहीं होगा, दो नहीं होगा, कोई एक ही है जो ये सारा कुछ कर रहा है, ताकि उसको मानना, उसके प्रति, एक के प्रति श्रद्धा भाव निकल करके सामने आ सके। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, जिसको हम निरंकार भी कहते हैं, एक ईश्वरवादी भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक ईश्वर की तरफ इनका माइंडसेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यह था पहला स्तर, जिस धार्मिक स्तर पर लोग मानना स्टार्ट हुए। पहले एक जीव को माना कि किसी एक व्यक्ति में ये सारे पावर्स हैं जो ये कर रहा है। दूसरा क्या किया कि नहीं, अलग अलग काम है तो अलग अलग काम अलग अलग लोग करेंगे। और तीसरा क्या किया, अद्वैतवाद, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं है, कोई एक है जिसके अंदर सारे कुछ करने का पावर्स आ गया है, सारा कुछ वो हैंडल कर सकता है, वो दो नहीं है, वो एक ही है, और उसने अपने पावर्स को इस तरह से बांट के रखा है। तो ये अद्वैतवाद था। अब आइए इसके बाद दूसरा जो स्तर आया, जब मनुष्य के अंदर थोड़े से इन चीजों के प्रति से भावना उठ करके थोड़ा सा लॉजिकल सोचने लगे, यानी कि तत्वों के बारे में आए कि ये जो चीजें हो रही हैं वो क्या है। तो उस स्तर पर आता है आपका तात्विक स्तर, जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल स्टेज। तात्विक स्तर क्या हुआ कि हर एक तत्व के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, हर तत्व में कुछ ना कुछ हो सकता है, रिएक्शंस होते हो, कुछ ना कुछ चीजें फिजिकल उसमें चेंजेज आ रही हो, जिस वजह से ये सारा काम हो रहा हो सकता है ना ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजें कि हर एक तत्व में अपना एक पावर है, एक शक्ति है, एक उसका रूल है, और वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहां से आता है तात्विक सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि हर एक काम के पीछे, हर एक तत्व में ईश्वर मौजूद है, यानी कि हर एक तत्व में ईश्वर मौजूद है। तो हर एक तत्व में ईश्वर मौजूद है और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। लेकिन वो कोई प्राणी नहीं है, यानी कि वो जो ईश्वर है वो कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर ये पावर्स दे दिया गया है, बल्कि वो एक अमूर्त शक्ति है, एक अमूर्त पावर है। तो जो तात्विक स्तर था, इसमें क्या किया गया, जो पावर था, जो सिस्टम था, जो लोगों का मानने का तरीका था, उसमें क्या हो गया कि तात्विकवाद में हो गया कि जितने भी तत्व हैं सब में कुछ एक पावर है, एक डिवाइन पावर है, जिसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, सारा कुछ पृथ्वी परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है। तो इससे क्या हुआ, एक जो है तात्विक भाव आ गया, एक तात्विक स्तर आ गया, जिसमें जो देवता थे, जो एक पावर थी, उसको किसी एक व्यक्ति में समाहित ना होकर के सब में स्प्रेड करके, यानी कि सब में फैला हुआ है, हर एक तत्व में वही पावर मौजूद है। तो एक व्यक्ति में विशेष में ना होकर के वो पावर क्या हो गया, एक तात्विक लेवल पर आ गया कि सारा कुछ हो रहा है, उसके पीछे एक डिवाइन पावर है जो ये सारा कुछ हो रहा है, ये कर रही है। तो इस तरह से दूसरे लेवल पर पहुंचे, और जब तत्वों के लेवल पर पहुंचे तो धीरे धीरे क्या हुआ, माइंडसेट और ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया कि ये जो तत्व हैं इनके पीछे ये रिएक्शन क्या हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिसके कारण से ये चीजें हो रही हों, कुछ रीजन हो जिस वजह से ये हो रहा हो सकता है कोई डिवाइन पावर ना हो, इनके अंदर कुछ रासायनिक, कुछ फिजिकल चेंज हो रहा हो, इस आधार पर भी हो। तो इस आधार पर क्या करने को हमने कहा कि वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। तो अगस्त काम्टे ने तीसरा स्तर बताया, जो समाज का जो सिद्धांत था, त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत बताया, क्या, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। ये वो स्तर है जब व्यक्ति ने, जब लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये काम हो रहा है तो इस काम के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, इसके पीछे क्या चेंजेज आ रहे हैं जिस वजह से ये काम हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, या कुछ भी आउटपुट आ रहा है तो उस आउटपुट के पीछे क्या रीजन रहा होगा, उसको लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि उसको हम देखें, उसको जाने, इस जानने की कोशिश को कहा गया वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। इसमें क्या हो, जैसे कि कोई झरना है, अब हम नहीं देख रहे हैं कि उस झरने के पीछे क्या है, झरना गिर रहा है, हम देख रहे हैं झरने को तो हमें लग रहा है कोई शक्ति है, कोई पावर है जो उसको गिरा रही है। फिर जब हम जाकर के वहां से देखते हैं तो पता चलता है कि उसके उधर बर्फ पिघल रहा है, कोई बड़ा सा जो है माउंटेन है बर्फ का, वहां से वो पिघल रहा है और झरने के रूप में वो हमारे सामने आ रहा है। तो जब चीजों के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया गया, गेन करना शुरू किया गया, तो पता चला कि हाँ, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये सारे एक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि सूर्य के बारे में क्या था कि सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर के डूबता है। बाद में क्या हुआ, जब हमारे अंदर ये समझ आई, हमने नॉलेज के रूप में उसको जानना शुरू किया, तो पता चला कि सूरज ना कभी उगता है ना कभी डूबता है।
सूरज अपने जगह पर है और हमेशा ही जल रहा है, हमेशा ही वो उजाला दे रहा है। अब हमारी पृथ्वी का रोटेशन जिस तरफ होगा, हमारी पृथ्वी रोटेट हो रही है, जिस तरफ वो सूरज के सामने होगी उस तरफ दिन हो जाएगा, और जब वो तरफ सूरज की तरफ से मुड़ करके दूसरी तरफ चला आएगा तो रात हो जाएगी वहां पर। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, जो कॉन्सेप्ट था उसको समझने की कोशिश किया गया कि ऐसा कोई नहीं है, कोई बैठा है, कोई बटन दबा रहा है तो दिन हो जा रहा है, कोई बटन दबा रहा है तो रात हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीजें क्या है, ये अपने आप में पृथ्वी रोटेट हो रही है, पृथ्वी की गति है, ये पृथ्वी का नेचर है जो वो रोटेट हो रही है, और सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है जिस वजह से दिन और रात होते हैं। तो हर एक चीज के पीछे जब फैक्ट के रूप में देखा जाने लगा कि ये जो काम हो रहा है उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या रीजन है, और उस रीजन को जानने के पीछे क्या एक रीजन हो सकता है कि जब आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, आप किसी चीज के प्रति जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीजें क्यों हो रही हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में इस चीज के प्रति जागरूकता बढ़नी शुरू हुई, धीरे धीरे एक एक चीज की खोज होनी शुरू हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जीवन के स्तर का क्या हुआ, एक वैज्ञानिक रूप सामने आया। लेकिन अगस्ट काम्टे ने जब इस रूप का विश्लेषण किया ना, इन 3 रूपों में पृथ्वी को बताया कि मनुष्य का विकास इस 3 रूपों में हुआ, कभी भी लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं किया कि ये तीनों चीजें भी एक साथ हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि पहले जो व्यक्ति धार्मिक एंगल से सोचता था वो आज पूरी तरह से वैज्ञानिक एंगल में सोचने लगा हो, या वैज्ञानिक एंगल को जानने के बाद क्या वो धार्मिक स्तर से नहीं सोचता है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं माना। उन्होंने माना कि ये तीनों चीजें, ये तीनों स्तर एक समाज में हो सकता है, कि व्यक्ति के अंदर हो सकता है, ये तीनों ही चीजें एक समाज में हो सकता है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका इंडिया, हमारा भारत। भारत में जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें विवाह को एक संस्कार माना जाता है, ये क्या उसका धार्मिक स्तर है। और गांधी जी ने सत्य अहिंसा की बात किया, सत्य की अहिंसा की बात किया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सब क्या है, एक तात्विक स्तर है कि सबको एक साथ जोड़ने की बात किया गया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये क्या है, एक तात्विक स्तर है। और भारत की जो 5 वर्षीय योजनाएं लागू की जाती हैं वो क्या है, एक वैज्ञानिक स्तर है, सोच समझ कर वो चीजें लागू की जाती हैं। तो भारत के समाज में आप इस तरह से देख सकते हो। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप और ले सकते हो, जैसे कि कोई वैज्ञानिक है, वो पूरी तरह से विज्ञान के प्रति जुड़ा हुआ है, या विज्ञान में वो रहता है, या विज्ञान से ही वो सोचता है, वैज्ञानिक पद्धति है उसकी। लेकिन क्या हो अगर उसका पुत्र मर जाए, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, तो क्या वो वैज्ञानिक एंगल से अपने आप को समझा सकता है कि ये क्यों हुआ? तो उसको सहारा लेना पड़ेगा धार्मिक और तात्विक स्तर का। धार्मिक स्तर पर वो क्या सहारा ले सकता है, जैसे कि अगर वो तात्विक स्तर पर सहारा लेने की कोशिश करे तो हो सकता है कि हाँ ऐसा ही होता है, सभी के साथ होता है, किसी को आना है, किसी को जाना है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये क्या है, तात्विक स्तर पर आपने समझा दिया। धार्मिक स्तर पर उसको अगर सांत्वना देनी हो तो क्या कर सकते हैं कि जो ईश्वर करता है सब अच्छा करता है, तुम्हारे साथ ये हुआ है तो ये भी किसी अच्छे काम के लिए हुआ होगा, तो कुछ भी ईश्वर गलत नहीं करता है, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, तो ये जो हुआ है ये भी अच्छा ही हो सकता है इससे तुम्हें और भी कुछ और मिलने वाला हो जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो सांत्वना देने का या एक जीवित व्यक्ति के इमोशंस के साथ जुड़ने का ये भाव है जिसको हम धार्मिक भाव कहते हैं। तो ये तीनों चीजें ही एक व्यक्ति के अंदर पाई जा सकती है, वो धार्मिक भी हो सकता है, वो तात्विक भी हो सकता है, और वो वैज्ञानिक स्तर पर भी हो सकता है। धर्म के मामलों में हम धार्मिक स्तर हो सकते हैं, जीवन में जीने के मामले में हम तात्विक स्तर पर हो सकते हैं, वस्तुओं के उपयोग करने के लेवल पर हम वैज्ञानिक लेवल हो सकते हैं। तो ये तीनों चीजें एक समाज में पाई जा सकती हैं, ऐसा अगस्ट काम्टे का मानना था कि ये सारी चीजें एक समाज में भी हो सकती है, एक व्यक्ति के अंदर भी पाई जा सकती हैं। और लेकिन ये इसका क्या है, विस्तृत है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये जो पीछे की चीजें हैं, धार्मिक स्तर हो गया, तात्विक स्तर हो गया, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है और लोग वैज्ञानिकता की तरफ ज्यादा रुझान देने लगते हैं। इन जो वैज्ञानिकता का ये पूरा प्रोसेस रहा, वैज्ञानिकता के बारे में इन्होंने बताया, प्रतीक्षात्मकता के बारे में बताया, तो इसको उन्होंने और भी ज्यादा डिफाइन करते हुए और भी स्तरों पर बात किया। जैसे कि आपके सामने ये रहा काम्टे द्वारा विज्ञानों का संस्तरण। काम्टे ने विज्ञानों का संस्तरण किया कि कैसे कैसे विज्ञानों का भी विकास हुआ, उनका विकास क्रम क्या रहा, कैसे कैसे वो आगे बढ़े, विज्ञानों में किस तरह से कौन सी चीजें, क्योंकि कोई भी समाज है उसको जब एक एक स्तर एक एक लेवल पर वो बढ़ता है कि पहले कोई चीज हो फिर उस पर कुछ डिपेंडेंट हो करके। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज जो है ना वो अपने आप नहीं आती है, वो अपने पीछे वाले से जो है इंस्पायर्ड होती है, उसी के रूप को थोड़ा सा सुधार करके आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काम्टे द्वारा विज्ञान के संस्करण को बांटने का 2 क्रम बताया गया कि 2 क्रम के अनुसार काम्टे ने जो है विज्ञानों को बांटा है। इसमें पहला क्रम है आपका निर्भरता का वृद्धि क्रम। काम्टे बताते हैं कि कोई भी जो नया रूल या नया विज्ञान आया है सामने, वो अपने पिछले वाले पर निर्भर था, यानी कि पिछला अगर किसी ने कुछ रूल दिया है तो उस रूल को सुधार करना या उस रूल से एक नया रूल निकल करके आना ही विज्ञान है। और हर एक चीज में हम अपने पिछले वाले से उससे कुछ सहारा लेते हैं। हमारी कुछ मानसिकता थी पहले कि एक एक व्यक्ति में वो चीजें हैं, एक पावर है, एक कोई व्यक्ति है, फिर धीरे से क्या हुआ कि नहीं ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए अलग अलग व्यक्ति चाहिए। तो इससे क्या हुआ और भी ज्यादा बहुदेवत्ववाद का आया, या एक एक तत्व में ये चीजें अलग अलग
तत्व है। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, हम अपने पिछले वाले जो माइंडसेट था, पिछली जो सोच थी, उसमें कुछ सुधार करके नए को लेकर के आते हैं। तो वही कहते हैं निर्भरता का वृद्धिकरण, यानी कि हर नया जो विज्ञान आता है वो अपने पिछले वाले विज्ञान पर क्या होता है, निर्भर होता है और उससे हेल्प लेता है, उससे सहायता लेता है। तो ये इनका पहला चीज मानना था कि हर एक नया विज्ञान अपने पिछले वाले विज्ञान पर क्या होता है, निर्भर होता है। दूसरा इनका क्रम क्या था, वो था घटती हुई प्रत्यक्षात्मकता और बढ़ती हुई जटिलता। इन्होंने कहा कि विज्ञान जितना सरल होगा, सरल होगा उतना ही प्रत्यक्ष होगा, और जितना प्रत्यक्ष होगा, जिसको हम जितना डायरेक्टली देख सकते हैं, किसी चीज के बारे में डायरेक्टली समझ सकते हैं, उसको एकदम डायरेक्टली जो चीजें हैं उसी को डायरेक्ट देख सकते हैं, तो वो क्या होगा, प्रत्यक्षात्मक होगा और वो सरल होगा, वो जटिल नहीं होगा। लेकिन जितनी ही ये प्रत्यक्षात्मकता क्या होगी, घटती चली जाएगी, उतनी ही जटिलता बढ़ती चली जाएगी। जितना ही दूसरे पर हम डिपेंड होते चले जाएंगे, जैसे कि एक विज्ञान आया, उससे रिलेटेड दूसरा विज्ञान, उससे रिलेटेड तीसरा विज्ञान आया, तो ये जो तीसरा होगा या चौथा होगा, ये अपने पिछले वालों पर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो उसमें जो प्रत्यक्षात्मकता की भावना होगी वो कम होगी और जटिलता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से तो वैज्ञानिक की जटिलता बढ़ती चली जाती है, जिसको समझने के लिए आपका माइंडसेट थोड़ा सा अपर लेवल का होना चाहिए। तो इन दो आधारों पर काम्टे महोदय ने विज्ञान को बांटा कि विज्ञान का विकास किस किस तरह से हुआ, किस किस तरह से प्रत्यक्षात्मकता के विकास हुआ, इस पर काम्टे महोदय ने अपनी राय रखी है। काम्टे ने इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर जितने भी समस्त विज्ञान उनके समझ में आया उसको उन्होंने 6 भागों में बांट दिया। लेकिन बाद में उन्होंने एक विज्ञान बनाया था जिसको नीति शास्त्र कहते हैं, उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। उनको आगे पता चला कि हाँ, ये नीति शास्त्र क्यों बांटा था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगस्त काम्टे की। तो उन्होंने इस रूप में आगे चल करके कितने भागों में बांट दिया, 7 भागों में। अब 7 भाग क्या थे, कौन कौन से विज्ञान का कैसे कैसे बढ़ता क्रम था, आइए देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कर देना। पहली बार आए हो ना चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन एमए। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आगे मतलब आया, काम्टे ने जो संस्करण किया उसमें पहला चीज आया कि गणित। उन्होंने पहला विज्ञान माना कि गणित का विज्ञान है। ये मोस्ट सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा शुरुआती भावना, किसी चीज को जानने के लिए जो मैथ की चीजें हैं वो एक कंसिस्टेंट है कि अगर 1 है तो वो 1 है, 2 है तो वो 2 है। तो ये क्या हुआ, मैथ एक साइंस है जिससे बहुत सारी चीजों के बारे में हर एक चीज में आप यूज करोगे मैथ का आंकड़ों के रूप में। तो आंकड़े जो है सबसे प्राचीन विज्ञान के रूप में माने जाते हैं और ये सबसे सरल और सबसे प्रत्यक्षात्मक है। जितना भी जो चीजें जितनी प्रत्यक्ष होंगी उतनी ही सरल होगी, क्योंकि जितना भी कोई अंक है, कोई चीज है, कोई गणना है, जितनी सरल होगी, जितना ही प्रत्यक्ष होगा उतनी ही क्या होगी, सरल होगी। तो गणित सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष और सबसे ज्यादा सरल माना, इसलिए इन्होंने अगस्त काम्टे ने इसको पहले स्थान पर रखा है कि गणित जो है ये किसी दूसरे विज्ञान पर बहुत कम आधारित है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसी से विज्ञान में जानने की शुरुआत हुई। और इसके बाद गणित के बाद उन्होंने दूसरा रखा है खगोल शास्त्र को। खगोल मीन्स पृथ्वी से दूर जो चीजें हैं उनके बारे में जानना, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे होंगे, ग्रह हो गए, इनके बारे में जानना, नक्षत्र हो गए, इनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, खगोल शास्त्र। और इनको जानने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, गणित की आवश्यकता। ये अपने जानकारी के लिए खगोल शास्त्र गणित पर आधारित है कि अगर हम ग्रहों के बारे में जान रहे हैं तो ग्रहों की गति क्या है, उनका घूर्णन गति क्या है, उनकी दूरी क्या है, इसके लिए अंक चाहिए ना, क्योंकि बीच बीच में क्या दूरी है, उनका पथ कैसा है, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वो क्या है, गणित पर डिपेंड है। तो खगोल शास्त्र की डिपेंडेंटता, निर्भरता किस पर है, गणित पर। तो ये क्या है, निर्भरता का जो सिद्धांत बताया था, निर्भरता का वृद्धिकरण, तो गणित से क्या हुआ, खगोल शास्त्र तक पहुंचा। और खगोल शास्त्र किस पर डिपेंडेंट है, गणित पर। गणित से चीजें वो लेता है और सीखता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र मीन्स जो भौतिक हमारे आसपास की चीजें हैं, जैसे जल हो गया, हवा हो गया, पानी, मतलब और भी चीजें हो गई, जितनी भी फिजिकल चीजें, पहाड़ हो गए, पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, जमीन हो गया, आकाश हो गए, जो चीजें हमें दिख रही हैं फिजिकल रूप से, जिनको आप टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका भौतिक। और उनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, भौतिक शास्त्र। और उसके बारे में जानने के लिए गणित का भी उपयोग किया जा सकता है कि कोई चीज है तो उसमें कितना कितना पार्ट्स में यूज किया गया। जैसे कि पानी है तो पानी का सूत्र क्या है, H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिक्स किया गया है, तो पानी में भी अंकों का यूज किया जा सकता है। कोई भी चीज है, कितना मिट्टी है, उसकी सघनता क्या है, इसको जानने के लिए भी क्या किया जा सकता है, गणित का यूज होगा। या खगोल का यूज होगा कि अगर चांद पर गए हैं तो चांद की मिट्टी कैसी है, वहां पर जलवायु कैसा है। तो ये क्या है, ये भौतिक शास्त्र जो है वो खगोल और गणित 2 चीजों पर डिपेंडेंट है। इन अपने पहले वाले विज्ञानों पर क्या होता है, निर्भरता। यही तो अगस्त काम्टे का सिद्धांत था, निर्भरता का वृद्धिकरण। भौतिक शास्त्र के बाद आता है रसायन शास्त्र। अब भौतिक में हम जिन चीजों को, पानी को देख रहे हैं, अब पानी को हम अगर और भी डीपली समझना चाहें तो उसमें क्या करेंगे, रसायन को ला करके रख देंगे।
रसायन से कैसे समझ पाएंगे, जैसे कि पानी है उसका फार्मूला क्या है H2O, यानी कि पानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ, तो उसको अगर डिटेल्ड जानना है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिक्स करके हम पानी बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक रसायन शास्त्र, एक रसायन विज्ञान की हर एक पदार्थ जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि ये मिट्टी है, अब ये किस किस चीजों से बना है, कोई हवा चल रही है जो हम हवा सांस ले रहे हैं या हवाएं बह रही हैं, उन हवाओं में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, तो उसके बारे में गहनता से जानना ही क्या है रसायन विज्ञान। एक रसायन चीजों के बारे में जानना रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान जानने के लिए भौतिक चीजों का जानना जरूरी होगा, खगोल का जानना जरूरी होगा, और क्या क्या चीजें कितनी कितनी पॉइंट्स हैं उसको जानने के लिए मैथ को भी जानना जरूरी होगा। तो ये अपने पहले तीनों पर क्या है, डिपेंडेंट है, और पहले तीनों से क्या है, ये जटिल है और निरपेक्ष जो है, परोक्ष भी नहीं है उतना, जितना कि गणित परोक्ष है उतना रसायन परोक्ष नहीं है, जिसको उतना आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो क्या है, जितना ही आगे बढ़ते जा रहा है प्रोसेस क्या होता है, जटिलता से होता चला जाता है, जटिल होता चला जाता है प्रोसेस, और पिछला प्रोसेस उससे क्या होता है, सरल होता है। तो इस तरह से ये रसायन शास्त्र को उसने चौथा विज्ञान अगस्त कामटे ने बताया क्या है, रसायन शास्त्र। इसके बाद पांचवा आता है आपका जीव विज्ञान। अब रसायन के बाद जीव विज्ञान आता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनके बारे में जानना, इनको किन चीजों की जरूरत होती है, या इनको बॉडी किस तरह से इनकी बढ़ती है, किस तरह से इनमें वृद्धि होती है, इन सबको जानने के लिए आपको रसायन का भी यूज करना पड़ेगा, भौतिक का भी यूज करना पड़ेगा, खगोल का भी यूज करना पड़ेगा, मैथ का भी यूज करना पड़ेगा। यानी कि पिछले चारों का यूज करके, चारों को मिक्स करके एक नया जो विज्ञान आता है उसको कहते हैं जीव विज्ञान, और इन सभी का यूज इसमें किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान जो है अपने पिछले वाले सभी विज्ञानों पर क्या है, आधारित है, निर्भर है उन पर। तो ये क्या है, एक जटिल विज्ञान हो गया अपने पिछले वालों की अपेक्षा, और निर्भरता का क्या हुआ, वृद्धिक्रम होता गया। इसके बाद जीव विज्ञान के बाद आता है आपका समाज शास्त्र। देखिए जीव विज्ञान के बाद था समाज शास्त्र। इस तरह से 6 भागों में उन्होंने बांटा था, लेकिन समाज शास्त्र को फिर बाद में नीति शास्त्र के रूप में बदला गया। क्यों बदला गया उस पर बात करेंगे। पहले देखिए समाज शास्त्र। समाज शास्त्र जो होगा वो जीव विज्ञान पर भी, कौन कौन से जीव रह रहे हैं आपके समाज में, मनुष्य है, पशु है, चीजें हैं, कैसा उनका भौतिक परिवेश है, कैसे उनकी रासायनिक परिवेश है, कैसा वो कौन सी आंकड़ों को मानते हैं, किस किस तरह से वो समाज को देखते हैं, ये सारा कुछ नजरिया जानना क्या है, समाज शास्त्र है। और समाज शास्त्र अपने पिछले 5 से भी ज्यादा कठिन है, ज्यादा टफ है। समाज के बारे में जानना, एक व्यक्ति के बारे में जानना बहुत ज्यादा टफ है। अन्य चीजों के बारे में जानना, अन्य वस्तुओं के बारे में जानना, क्योंकि वो वस्तु कंसिस्टेंट है, लेकिन मनुष्य का सोचना, मनुष्य की थिंकिंग वो अनकंसिस्टेंट है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें अलग अलग जैसी हो रही हैं, अलग अलग लोगों का बिहेवियर अलग अलग है। तो समाज शास्त्र क्या हुआ, अपने पिछले वालों सभी पर क्या है, डिपेंड है, सभी के अनुसार जाना जाता है, और उन सभी से क्या है, ज्यादा जटिल है। तो इनका जो दूसरा सिद्धांत था, आपने अगर देखा होगा, ये सामने आपके रहा। दूसरा सिद्धांत जिस आधार पर इन्होंने बांटा है, वो दूसरा सिद्धांत क्या है, घटती हुई प्रत्यक्षात्मकता और बढ़ती हुई जटिलता। जितना ही बढ़ता चला जा रहा है, समाज विज्ञान का रूप बढ़ता चला जा रहा है, प्रत्यक्षात्मकता क्या है, उतनी घटती चली जा रही है, और जटिलता क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से समाज शास्त्र तक पहुंचे, और समाज शास्त्र के बाद नाम आता है आपका नीति शास्त्र का, कि समाज अगर चल रहा है तो उस समाज का एक नेक्स्ट वर्जन क्या हो सकता है, कि एक आदर्शात्मक समाज हो, एक अच्छा समाज हो, उसके लिए कुछ नीति हो, कुछ रूल हो। और इसके बारे में उन्होंने तब जाना जब अगस्त कामटे को एक महिला से प्यार हो जाता है, एक महिला से प्रेम हो जाता है, और जब उसके अध्यात्म को वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, कुछ चीजें और भी समाज में हमें लानी चाहिए, एक नया वर्जन समाज का आना चाहिए जो अध्यात्म से थोड़ा सा जुड़ा हो, जो नीतियों को मानता हो, जो ऐसा कुछ हो जो समाज के लिए बेनिफिशियल हो, जो एक अच्छा समाज का निर्माण करता हो। तो उसके बाद आया क्या, नीति शास्त्र। एक नीति बनानी चाहिए, एक रूल होना चाहिए, जिससे क्या हो, वो चीजें समाज एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सके, और अपने पिछले 6, चाहे वो गणित हो, खगोल हो, भौतिक हो, रसायन हो, जीव विज्ञान हो, समाज शास्त्र हो, इन सभी का एक अच्छे से यूज करके एक नीति शास्त्र बनाया जाए, एक नीति समाज बनाया जाए, जिससे कि समाज एक अच्छे भाव में रन कर सके। तो इस तरह से इन्होंने समाज जो है विज्ञानों का एक बढ़ता हुआ क्रम बताया अगस्त कामटे ने, और 7 भागों में उसको बांटा। तो कामटे के वर्गीकरण, जो विज्ञानों का वर्गीकरण है, इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि विज्ञान जितना अधिक नवीन होता जा रहा है, यानी कि जितना अधिक नया होता जा रहा है, उतना ही अपने पिछले वालों से क्या हो रहा है, जटिल होता जा रहा है। और अन्य जो दूसरे विज्ञान है उसके पहले वाले, उन पर क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। उन जो दूसरे विज्ञान है, उनके पहले वाला विज्ञान है, उस पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि वहीं से सीख लेकर के तो ये नया विज्ञान बन रहा है। तो इस तरह से इनके सिद्धांत के बारे में हम जान सकते हैं। और देखिए कामटे का जो ये सिद्धांत दिया, कामटे ने 7 भागों में बांट दिया, आलोचनाएं तो होंगी ही ना,
क्योंकि इसी का नाम तो लर्निंग है। जो हम करके चले जाते हैं या कोई विद्वान किसी चीज के बारे में अपनी राय रख के चला जाता है, उनके बाद आने वाले उसको विश्लेषण करते हैं, क्या उन्होंने जो बताया वो सही था। तो कई सारे विद्वानों ने इनकी आलोचना भी किया, कई सारे लोगों ने इनके सिद्धांत को झूठा भी कहा, गलत भी कहा, लेकिन फिर भी काम्टे के द्वारा जो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया विज्ञानों का वर्गीकरण, ये समाजशास्त्र के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इसके बाद जो चीजें निकल करके आएंगी वो इससे बेटर होंगी, इससे बेटर वर्जन होगा। तो पहले इस तरह का माइंडसेट तैयार करना ये काम्टे का बहुत बड़ा योगदान था इस क्षेत्र में। तो ये था दोस्तों हमारा पहला चैप्टर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि काम्टे ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया। त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था परोक्षवाद और वैज्ञानिकता, उसको थोड़ा सा डिटेल में हमने जाना कि परोक्षवाद और वैज्ञानिकता क्या थी, और अगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिकता को कितने भागों में जो है बांट करके समाज को एक अच्छे रूप, एक नीति शास्त्रिक रूप में लाने का कोशिश किया है। तो ये था हमारा पूरा आज का ओवरव्यू चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। आपको ऐसी ही वैल्यूएबल पावरफुल कंटेंट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, बुक्स से नहीं समझ पा रहे हो, वो सारी चीजें आपको मेरे वीडियो से मिलने वाली हैं। तो अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल है, प्लीज शेयर इट टू अदर्स टू हेल्प देम। आप दूसरों के पास शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे हेल्प ले सकें और वो भी आगे बढ़ सकें, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और उनका जो एक देखिए, मार्क्स लाना एक अलग बात, आपने कुछ लिख दिया, लेकिन आप जो समझ पाओगे, जो मैं बोल रहा हूं या जिस तरह से चीजों को समझा करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो चीजें एक पढ़ रहे हो आप, बुक में कुछ लिखा हुआ है, और जो चीजें मैं आपको एक जो है एक बिहेवियरल भाषा में, एक भाषा के रूप में मैं आपको जो प्रेजेंट कर पा रहा हूं, इससे थोड़ा सा अलग तरीके से आप समझ पाते हो। तो जरूर इसको शेयर करना लोगों में, ताकि उनके भी आपकी वजह से हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।